वायुमंडल की संरचना क्लास 10 के सिलेबस में ये पहला लेसन है। पहला लेसन है पर्यावरण के बारे में और उसका ये पहला टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वायुमंडल के लेयर्स किस प्रकार के हैं। सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा। पृथ्वी की सतह को घेरे हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि बहुत सारे गैसें हैं और साथ में धूलकण भी हैं, जर्म्स भी हैं जिन्हें जीवाणु कहते हैं। ये चित्र देखो ध्यान से। चित्र से स्पष्ट है कि अधिकांश भाग जो है वो नाइट्रोजन है, उससे कम ऑक्सीजन और बाकी गैसें बहुत ही कम मात्रा में हैं। ये एक लिस्ट दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके डिटेल्स में देख सकते हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल को 5 विशिष्ट परतों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे निचला स्तर पृथ्वी के करीब शोभमंडल, उसके बाद शांतमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बरहीमंडल। यह रहा हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले वायुमंडल का स्तर शोभमंडल, उसके ऊपर शांतमंडल, उसके ऊपर मध्यमंडल, फिर आया तापमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं, सभी स्तरों के बारे में। सबसे पहला स्तर शोभमंडल। चित्र को ध्यान से देखो, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये पृथ्वी से निकटतम परत है। इसमें सबसे अधिक वायु का घनत्व है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 12 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऊंचाई के साथ इस स्तर में तापमान घटता है। ज्यों ज्यों ऊंचाई पर चढ़ेंगे ठंडा होते जाएगा, इसीलिए देखना पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड ज़्यादा होती है। इस परत में मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, वज्रपात इत्यादि। सारे परिवर्तन जो हैं वो इसी स्तर में होते हैं, इसके बाद नहीं। नेक्स्ट स्तर है शांतमंडल। शोभमंडल के ऊपर पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक, चित्र में भी दिख रहा है देखो, स्ट्रेटोस्फियर जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ पहले तो स्थिर रहता है, फिर बाद में बढ़ना शुरू होता है। इस परत में ओजोन गैस की एक परत होती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और इस ओजोन परत को पृथ्वी का छाता भी कहते हैं। तुम लोग जानते हो कि यूवी अल्ट्रावायलेट किरणें स्किन के लिए कितनी हानिकारक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में फिर से पढ़ेंगे। इस परत में बादल नहीं होते। बादल के ऊपर प्लेन्स को जाने में सुविधा होगी, इसीलिए इसी परत में जो फाइटर प्लेन्स हैं और जो बड़े जेट्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो इसी स्तर में उड़ते हैं। इसके बाद मध्यमंडल। शांत मंडल के ऊपर पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर ऊंचाई तक है। मीजोस्फियर देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ फिर से घटना शुरू हो जाता है। यह परत वायुमंडल का शीतलतम परत है, मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड है वायुमंडल में। इसके सबसे जो ऊपरी जगह है उसको हम लोग मीजोपॉज कहते हैं। वहाँ पे तापमान -92 डिग्री हो जाता है। उसके थोड़ा ऊपर और ठंडा होकर -100 हो जाता है और उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे कम तापमान जो है वो वायुमंडल का -100 डिग्री सेल्सियस है, और वो मध्यमंडल से थोड़ी ऊंचाई पर है। हालांकि उसके बाद जो मंडल है उसमें तापमान और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए सबसे शीतलतम जो परत है उसे हम लोग मध्यमंडल को ही कहते हैं। और एक और बात, यहाँ पर मीजोपॉज लिखा हुआ है, उसी तरह से हर एक स्तर का एक पॉज है। ट्रोपोपॉज, स्ट्रैटोपॉज, मीजोपॉज, थर्मोपॉज, इस तरह से, मतलब शांत सीमा, शोभ सीमा, शांत सीमा, मध्य सीमा, ऐसे चलता जाता है। नेक्स्ट है तापमंडल। मध्यमंडल के ऊपर है
और पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ऊंचाई के साथ यहाँ पे तापमान बहुत जल्दी बढ़ना शुरू होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है। इस स्तर में गैस आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं, और इस स्तर से थोड़ा नीचे से भी और इस स्तर के अंदर भी एक और स्तर है जिसे हम लोग नाम देते हैं आयन मंडल। वो आयन मंडल जो 50 से 130 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये पृथ्वी से रेडियो तरंग जो जाते हैं उनको वापस पृथ्वी पे भेजता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे। चित्र देखो ध्यान से, थोड़ा डिटेल्स में देखना। जो सबसे निचली स्तर है ऑरेंज ऑरेंज कलर का, वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में पहाड़, बादल, सब कुछ उसी के अंतर्गत ही लगभग आते हैं। थोड़े हल्के हल्के बादल हैं हालांकि स्ट्रेटोस्फियर में, लेकिन वो बहुत ही कम घनत्व वाले हैं। और उसके बाद मीजोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, और फिर एक्सोस्फियर। दिख रहा है कि ट्रोपोस्फियर जो है वो बहुत ही पतला है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मंडल ऊपर बढ़ते जाते हैं तो वो ज़्यादा ज़्यादा मोटाई के होते जाते हैं। तो ये इस तरह से एक चित्र है जिसे समझ में आ रहा है कि ट्रोपोस्फियर एकदम नीचे है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। हिंदी में कहें तो शोभमंडल, शांतमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। अब हम लोग बहिर्मंडल में सबसे बाहरी स्तर में आ जाते हैं। ये वायुमंडल का सबसे बाहरी परत है। ये पृथ्वी की सतह से लेकर 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक है, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व ना के बराबर ही है, क्योंकि वहाँ पे गैस का घनत्व बहुत ही कम है और ये पूरा अंतरिक्ष जैसा ही लगेगा वहाँ पर। आसमान तो काला है ही वहाँ पर। यहाँ पे सबसे कम गैसों का घनत्व होता है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ओजोन गैस की ओर। अब ओजोन गैस जो है वो पृथ्वी को घेरे हुए है, देखो चित्र में, और पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचा रहा है। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, यूवी शॉर्ट में, 3 प्रकार की मुख्यतः, ए, बी और सी। ए कम शक्तिशाली, बी उससे थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली, सी सबसे शक्तिशाली। तो जो यूवी ए है वो पृथ्वी तक ज़्यादातर पहुंच जाती है। यूवी बी को बहुत रोकती है ओजोन लेयर, और यूवी सी को तो एकदम रोक देती है। तो अगर ये सब किरणें हमारे पृथ्वी पर पहुंचे तो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो किस प्रकार रोकती है वो हम लोग अभी देखेंगे। ओजोन गैस का पहले हम लोग देख लेते हैं कि है क्या ये चीज़। ओजोन जो अणु है वो छोटी तरंग लंबाई की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन परमाणु में परिवर्तित हो जाती है। देखो, ऑक्सीजन जो अणु है, ऑक्सीजन अणु पराबैंगनी किरणें जो सूरज से आ रही हैं, आने के बाद वो 2 अलग अलग ऑक्सीजन परमाणु में बढ़ जा रहा है। ऑक्सीजन अणु O2 है, ऑक्सीजन अणु सूर्य के पराबैंगनी किरण पड़ने के कारण वो 2 तरह के ऑक्सीजन परमाणु में बढ़ गया। अब ये जो ऑक्सीजन परमाणु है ये ऑक्सीजन अणु के साथ प्रतिक्रिया करेगा और ओजोन गैस का निर्माण करेगा। देखो, O2 मतलब है ऑक्सीजन गैस का अणु, और O जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो है ऑक्सीजन का परमाणु। ये दोनों प्रतिक्रिया करेंगे और बनेगा O3। तो इस तरह से ओजोन का निर्माण होगा। ओजोन का निर्माण हो रहा है सूर्य की पराबैंगनी किरणों के पड़ने के कारण। और फिर क्या होता है कि जो ओजोन गैस है वो अपने आप विखंडित भी हो जाता है, विखंडित होता रहेगा, और वो विखंडित होकर O3 से बनाएगा O और O2। मतलब O3 फिर से टूट जाएगा एक ऑक्सीजन परमाणु में और एक ऑक्सीजन अणु में। तो यहाँ पर जो हम लोग को दिख रहा है कि पहले जो पराबैंगनी किरण को अवशोषित किया गया, बाद में पराबैंगनी किरण को छोड़ा भी जाएगा जब ये टूट जाएगा। तो लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि पहले जो किरण आ रही थी, मान लो कि पराबैंगनी किरण UVC है। UVC का मतलब बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी वाली। अधिक फ्रीक्वेंसी का मतलब है छोटी तरंग लंबाई। छोटी तरंग लंबाई का जो पराबैंगनी किरण है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, उसके कारण ओजोन का निर्माण हो रहा है। और जब ओजोन गैस टूट रहा है वापस ऑक्सीजन अणु और परमाणु में, तो वो बड़ी तरंग लंबाई मतलब कम शक्तिशाली ओजोन पराबैंगनी किरण का निर्माण कर रहा है। तो मतलब अवशोषित कर रहा है अधिक शक्तिशाली पराबैंगनी किरण
और जब छोड़ रहा है तब है कम शक्तिशाली पराबैंगनी किरण, जो हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं है। तो इस प्रकार से ओजोन गैस जो है वो हम लोगों को हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचा रहा है, क्योंकि वो हानिकारक को अवशोषित कर रहा है और कम हानिकारक को छोड़ रहा है। ओजोन गैस की उपयोगिता। ओजोन गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अत्यधिक पराबैंगनी किरणें जो हैं वो स्किन कैंसर का या आँखों के कॉर्निया को क्षति पहुंचा सकती हैं, और कभी कभी आंखों में मोतियाबिंद जो है वो अत्यधिक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से भी हो सकता है। तो दिख रहा है कि स्किन के लिए और आंखों के लिए बहुत हानिकारक है अल्ट्रावायलेट किरणें। देखो यहाँ पे चित्र में दिख रहा है कि स्किन के लिए बहुत हानिकारक है, और साथ में कृषि पैदावार में और मछली पालन में हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कृषि के क्षेत्र में ये अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत हानिकारक है। कभी कभी फसल की पैदावार जो है वो घट सकती है। किसके कारण? क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक अल्ट्रावायलेट किरणें थी। वैसे मछलियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद जो पेंट्स हैं, रबर है, कोई भी पॉलीमर है, प्लास्टिक पदार्थ हैं, ये भी अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण जल्दी नष्ट हो जाएंगे। तो फिर हम लोगों को फाइनेंशियल लॉस होगा। मान लो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस पर बहुत खर्चा आया पेंट करने का, अब अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से वो पेंट बहुत जिसको चलना चाहिए था 5 साल वो 2 साल में ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया। तो फिर हम लोगों को इकोनॉमिक लॉस है। बाहर रहने वाले प्लास्टिक्स जल्दी नष्ट हो जा रहे हैं, तो इसके लिए भी हम लोग को इकोनॉमिक लॉस होगा। तो इसीलिए अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत तरह से हानिकारक है। ओजोन छिद्र। शांत मंडल में ओजोन परत की अस्थायी रूप से पतला हो जाने की जो विधि है, इसको कहते हैं ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र का ऐसा मतलब नहीं कि कहीं पे एक छेद हो गया, वास्तव में ये तो गैस है। ये गैस जहाँ पर घनत्व इसका कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा घनत्व, तो मान लेंगे कि वहाँ पर एक ओजोन गैस का परत में एक छिद्र हो गया, एक होल हो गया। इसे कहते हैं ओजोन होल। ये देखो, ये एक चित्र दिया हुआ है। मान लो इस चित्र में ये ग्लोब है। ग्लोब का मतलब पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे अंटार्कटिका है, तुम लोगों को सबको मालूम होगा, सबसे दक्षिण में अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो वायुमंडल है उसमें ओजोन गैस बहुत ही पतला हो गया था। तो ये चित्र उसी को दर्शा रहा है। ये सितंबर 10, 2020 का एक चित्र लिया हुआ है, और ये फोटो में दिखने में ऐसा नहीं होगा, ये थर्मल इमेजिंग है। ये दिखा रहा है कि गैसेस जो हैं वहाँ पर कम हो गई हैं, इसीलिए इस तरह से कलर दिया हुआ है बैंगनी कलर से, क्योंकि वहाँ पर गैस का घनत्व तो बहुत कम हो गया है। इसे हम लोग ओजोन छिद्र के नाम से बुला सकते हैं। इसे सर्वप्रथम अंटार्कटिका में पाया गया था। इसके कारण दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर के केस बढ़ गए थे। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा स्किन कैंसर हो रहा था, तो पता किया गया रिसर्च से कि वहाँ पर ना, क्योंकि वो बहुत करीब है अंटार्कटिका के, इसीलिए वहाँ पर अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं ज़्यादा घुस रही हैं पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के सतह पर, और इसीलिए लोगों को स्किन कैंसर ज़्यादा हो रहा है। इसको जो मेन कारण है, इसका मेन कारण है एसी और फ्रिज में पहले ज़्यादा यूज़ में आता था CFC। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत क्षति करते हैं ओजोन की परत, ओजोन की परत को नष्ट कर देते हैं। और एक और बात है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट जो बहुत ऊंचाई पर चलते हैं, तो वहाँ से उनसे कुछ गैसें निकलती हैं। वो गैसें भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है ओजोन की परत के लिए। वहाँ पे नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स निकलते हैं जो ओजोन के परत को नष्ट कर देते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए 1987 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के संपूर्ण विश्व में उत्पादन को 35% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में ये सब देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग CFC का उत्पादन कम करेंगे, और कम
35% तक कम कर देंगे। और ये लक्ष्य 1999 में ही प्राप्त कर लिया गया था। फिर भी अभी हम लोगों को इसके लिए अभी भी सतर्क रहना पड़ेगा और हम लोगों को देखना होगा कि कोई और भी केमिकल्स है कि नहीं जो ओजोन के परत को क्षति करते हैं। वास्तव में और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं और सभी दुनिया में सभी देश मिलकर सबको ये प्रयास करना चाहिए कि ओजोन के लेयर को बचा के रख सकें, वरना हमारा अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। आयन मंडल जिसके बारे में पहले कह रहा था, मैं वापस इसको बताता हूँ। चित्र में देखो ध्यान से। पृथ्वी पर अगर हम लोग को सिग्नल्स भेजने हैं तो हम लोग रेडियो सिग्नल्स भेज सकते हैं एक टावर से दूसरे टावर तक। तो अगर कम फ्रीक्वेंसी का है, लो फ्रीक्वेंसी का है, देखो येलो लाइन है, ये आयन मंडल से वापस लौट कर आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का है तो और ज़्यादा अंदर प्रवेश करके वापस आएगा। और अगर बहुत ज़्यादा आवृत्ति का, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का तरंग है तो वो आयन मंडल से बाहर निकल जाएगा। तब उसको वापस भेजने के लिए सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि आयन मंडल कितना उपयोगी है कि हम उसके सहारे एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल भेज सकते हैं। अगर हमारे पास एक टावर यहाँ पर है और एक टावर यहाँ पर है तो फिर हम लोग भेज सकते हैं सिग्नल। तो आज का वीडियो में देखो, इस वापस फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक टावर है, यहाँ पर एक टावर है। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग को सिग्नल भेजना है तो हम लोग भेज सकते हैं आयन मंडल के सहारे, वरना हम लोग को पृथ्वी के अंदर से तो सिग्नल मिलेगा नहीं। एक टावर दूसरे टावर को देख नहीं सकता। एक टावर से दूसरे टावर तक अगर सिग्नल भेजना है तो हम लोगों को, अगर पृथ्वी के दो अलग अलग प्रांतों में टावर हैं तो फिर हम लोग को आयन मंडल का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो आयन मंडल से हम लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं। आज के वीडियो में फिर इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग वायुमंडल के विभिन्न स्तरों के बारे में फिर से चर्चा करेंगे और पर्यावरण के दूसरे पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।